दोस्तों, हमारी ये धरती जो आज इतनी हरी भरी और खूबसूरत है वो असल में 4.5 बिलियन साल पुरानी है। अगर हम इस धरती के पूरे इतिहास को एक दिन में समेट दें तो हमारे पुराने पूर्वज यानी अर्ली होमिनिड्स जो 60 से 70 लाख साल पहले धरती पर आए वो उस एक दिन के आखिरी सेकंड में नजर आएंगे। और हम मॉडर्न ह्यूमंस यानी कि होमो सेपियंस जो केवल 3 लाख साल पहले अस्तित्व में आए वो तो उस आखिरी सेकंड के भी एक छोटे से हिस्से में दिखेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरी टाइमलाइन में इंसान धरती पर थे ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि उस दौरान धरती पर कौन था? क्या धरती पूरी तरह खाली थी या फिर यहाँ कोई सीक्रेट छुपा हुआ है? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्या हम इंसान ही पहली एडवांस सिविलाइजेशंस थे या फिर करोड़ों या अरबों साल पहले धरती पर कोई और एंशिएंट लाइफ या एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद थी? और अगर थी तो उसके कोई निशान हमें क्यों नहीं मिले? अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस मिस्ट्री को साथ में एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, हम इंसान हमेशा से ही खुद को सबसे खास समझते आए हैं। हमें लगता है कि हम ही वो पहले इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं जिन्होंने स्काई स्क्रैपर्स बनाए, बिजली को कंट्रोल किया और मार्स पर रोवर भेजा। लेकिन 2018 में दो साइंटिस्ट एडम फ्रैंक और ग्रेविन ए ने एक जबरदस्त थॉट एक्सपेरिमेंट दिया जिसका नाम है सिल्यूरियन हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस कोई साइफाई मूवी का प्लॉट नहीं है बल्कि एक जेन्युइन साइंटिफिक एक्सरसाइज है। फ्रैंक और गेविन ये क्लेम नहीं करते हैं कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन थी, वो बस साइंटिफिक कम्युनिटी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कभी कोई एडवांस इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन धरती पर रही होगी तो क्या आज हम उसके ट्रेसेस जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में ढूंढ सकते हैं? उनके इस सवाल ने साइंटिफिक कम्युनिटी को एक नया एंगल दिया कि हम अपने सर्च क्राइटेरिया को ब्रॉडन करें और सोचें कि अगर हमारी सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट हो जाए तो उसके कितने निशान फ्यूचर में मिलेंगे। वैसे वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर आज हम इंसान गायब हो जाएं तो कुछ ही हजार सालों में हमारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स गिर जाएंगे, प्लास्टिक डिग्रेड हो जाएगा और रेडियो एक्टिव वेस्ट भी धीरे धीरे फेड हो जाएगा। मतलब हमारी इतनी एडवांस सिविलाइजेशन का भी फ्यूचर में शायद ही कोई ट्रेस बचेगा। अब सोचिए, अगर हमसे पहले कोई सिविलाइजेशन रही भी हो तो उसके निशान तो कब के मिट चुके होंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक थियोरेटिकल सिनेरियो है, इसका कोई ठोस एविडेंस नहीं है कि ऐसी कोई एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी। पहले ये समझ लेते हैं कि सिल्यूरियन हाइपोथेसिस का नाम कहाँ से आया है। दोस्तों, ये नाम दो चीज़ों से इंस्पायर्ड है। पहला इंस्पिरेशन सिल्यूरियन पीरियड से आता है जो एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड था, लगभग 443 से 419 मिलियन साल पहले का। उस समय पृथ्वी के ओशंस में लाइफ थी लेकिन कोई भी इंटेलिजेंट लाइफ का सबूत नहीं मिलता। यानी उस समय पेड़ पौधे जीव जंतु तो थे लेकिन कोई एडवांस सिविलाइजेशन नहीं थी। दूसरा इंस्पिरेशन पॉप कल्चर से लिया गया है। डॉक्टर हू नाम की एक मशहूर साइफाई टीवी सीरीज में सिल्यूरियन नाम के एडवांस रेप्टिलियन क्रिएचर को दिखाया गया है जिसमें ये क्रिएचर इंसानों से पहले धरती पर रहते थे और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी रखते थे। फ्रैंक और गेविन ने ये नाम थोड़ा फन एलिमेंट लाने के लिए थोड़ा और साइंटिफिक सेंस में रखा ताकि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या सच में कभी धरती पर हमसे पहले कोई एडवांस सिविलाइजेशन रही होगी। दोस्तों, फ्रैंक और गेविन के थॉट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अर्थ की जियोलॉजिकल प्रोसेस इतनी पावरफुल है कि वो किसी भी सिविलाइजेशन के फिजिकल ट्रेसेस को मिटा सकती है। टेक्टोनिक प्लेट्स, इरोजन और फॉसिलाइजेशन ये सब मिलकर धरती के सरफेस को एक बहुत बड़े इरेजर की तरह साफ कर देते हैं। आइए प्लेट टेक्टोनिक्स को समझते हैं। अर्थ की क्रस्ट बड़ी बड़ी प्लेट से बनी हुई है जो धीरे धीरे मूव करती है, टकराती है और सबडक्शन जोन में डूब जाती है। ये जोन्स असल में अर्थ का रिसाइकल सेंटर है जहां पुरानी क्रस्ट धीरे धीरे अंदर चली जाती है। जिस जगह पर आप अभी बैठे हैं वहां भी ये प्रोसेस चल रहा है। ये इतनी धीरे धीरे होता है कि हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन करोड़ों सालों में ये प्रोसेस कॉन्टिनेंट, सिटीज और सिविलाइजेशंस के सारे ट्रेसेस मिटा सकती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अर्थ का सबसे पुराना ओशियनिक क्रस्ट भी सिर्फ 200 मिलियन साल पुराना है। इसका मतलब ये है कि ओशंस की सारी पुरानी हिस्ट्री मिट चुकी है। अब अगर हम इरोजन की बात करें तो पानी, हवा और बर्फ मिलकर माउंटेन्स को काटते हैं और वैलीज को भरते हैं और जब इरोजन भी काम नहीं करता तो फॉसिलाइजेशन आ जाता है। कंक्रीट, मेटल और प्लास्टिक ये सब इवेंचुअली नेचर के प्रेशर से टूट जाते हैं। तो आखिर बचता क्या है? ऐसे में फ्रैंक और गेविन हमें एक नया एंगल सोचने के लिए कहते हैं जो है केमिकल फिंगरप्रिंट्स ढूंढना। आप सोच रहे होंगे कि ये केमिकल फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं। असल में जब कोई बड़ी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स जलना, भारी मात्रा में फार्मिंग करना या माइनिंग करना, तो ये प्रोसेस केमिकल सिग्नेचर्स छोड़ जाती हैं।
ये सिग्नेचर्स रॉक्स, सेडिमेंट्स और सॉइल्स में एम्बेडेड हो जाते हैं और लाखों करोड़ों सालों तक ऐसे ही बने रहते हैं, भले ही बिल्डिंग्स और टूल्स मिट जाएं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, लेकिन ये CO2 आइसोटॉपिकली लाइट होती हैं, मतलब इसमें कार्बन 12 आइसोटोप ज़्यादा होता है और कार्बन 13 कम। अगर किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने भी फॉसिल फ्यूल्स जलाए होंगे तो उस समय के सेडिमेंट्री रॉक्स में कार्बन 12 और कार्बन 13 का रेशियो अलग दिख सकता है, जैसा कि आज के रॉक्स में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद दिखता है। इसी तरह अगर उन्होंने फार्मिंग की होगी तो बड़े पैमाने पर नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया होगा, तो नाइट्रोजन 15 के लेवल्स में अनयूजुअल पैटर्न्स मिल सकते हैं। ये एक तरह के आइसोटॉपिक क्लूज हैं जो टाइम के साथ रॉक्स में लॉक हो जाते हैं। यानी अगर हमें किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के ट्रेसेस ढूंढने हैं तो हमें सिर्फ पत्थरों और फॉसिल्स को नहीं देखना चाहिए, बल्कि केमिकल सिग्नेचर्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वो क्लूज हैं जो जियोलॉजिकल प्रोसेस से भी मिटते नहीं हैं और लाखों करोड़ों साल बाद भी हमारी इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अब तक ऐसे कोई भी कंक्लूसिव केमिकल फिंगरप्रिंट्स मिले ही नहीं है। लेकिन दोस्तों रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। फ्रैंक और गेविन ने एक और बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया दिया है, जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाला एंगल। सोचिए, अगर किसी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन ने न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया हो तो क्या होगा। ये सुनने में थोड़ा साइफाई जैसा लगता है, लेकिन थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है। अगर ऐसी कोई सिविलाइजेशंस थी जिसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा तो उन्होंने जो रिएक्टर्स बनाए होंगे वो अपने पीछे कुछ खास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स छोड़ गए होंगे, जैसे प्लूटोनियम 244 और आयोडीन 129। ये आइसोटोप्स बहुत रेयर होते हैं और इनका हाफ लाइफ यानी डीके होने का समय भी बहुत लंबा होता है, लाखों करोड़ों सालों तक। तो अगर जियोलॉजिकल लेयर्स में इन आइसोटोप्स के ट्रेसेस मिल जाएं तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है कि किसी ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलाए थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे आइसोटोप्स नेचुरल प्रोसेस से भी बन सकते हैं, जैसे लगभग 2 अरब साल पहले गैबोन, वेस्ट अफ्रीका में ओकोलो नाम की एक जगह पर नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर्स बने थे। ये कोई इंसानों के बनाए रिएक्टर्स नहीं थे, बल्कि धरती के अंदर खुद यूरेनियम डिपॉजिट्स इतनी मात्रा में इकट्ठा हो गए थे कि वहाँ खुद ब खुद न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस चलने लगे। मतलब धरती खुद भी न्यूक्लियर रिएक्शंस कर सकती है और ये सिग्नल्स हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए अगर हमें प्लूटोनियम 244 या आयोडीन 129 जैसे आइसोटोप्स मिलते भी हैं तो वैज्ञानिकों को बहुत केयरफुली एनालिसिस करना होगा, ये समझने के लिए कि ये सिग्नल्स नेचुरल हैं या आर्टिफिशियल। अब तक की स्टडीज में ऐसा कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि कोई पुरानी सिविलाइजेशंस थी जिसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। एक और बहुत बड़ा सवाल क्लाइमेट चेंज को लेकर भी है। फ्रैंक और गेविन ये सवाल उठाते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पुरानी सिविलाइजेशन फॉसिल फ्यूल्स इतनी भारी मात्रा में जला चुकी हो कि धरती का क्लाइमेट बदल गया हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया पैलियोसिन ईओसिन थर्मल मैक्सिमम PETM का। ये एक इवेंट था जो करीब 56 मिलियन साल पहले हुआ था। उस समय धरती का ग्लोबल टेम्परेचर 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत बढ़ गए थे, ओशंस में एसिडिटी बढ़ गई थी और पूरा एनवायरनमेंट ड्रामेटिकली बदल गया था। ये पूरी घटना लगभग 2 लाख साल तक चली थी। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने PETM को स्टडी किया तो उन्हें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि उस समय कोई सिविलाइजेशंस थी। ज़्यादातर स्टडीज बताती हैं कि PETM का रीज़न नेचुरल प्रोसेस थे, जैसे मैसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी, मीथेन गैस का अचानक रिलीज होना या फिर ऑर्गेनिक कार्बन का ब्रेकडाउन होना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, PETM के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई थी उसकी स्पीड आज के ह्यूमन ड्रिवन क्लाइमेट चेंज से कई गुना धीमी थी। इसलिए PETM को पुरानी सिविलाइजेशन से जोड़ना सिर्फ एक सोचने वाला सवाल है, कोई साइंटिफिक क्लेम नहीं। अब बात करते हैं डायनासोर्स की। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि डायनासोर बहुत बड़े और डरावने क्रिएचर थे, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। 2021 में पैलेंटोलॉजिस्ट डिगो पॉल ने मेसोसोरा नाम के डायनासोर पर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च किया, जिसमें पता चला कि मेसोसोरा हर साल अपनी नेस्टिंग साइट्स पर वापस लौटते थे, यानी उन्हें अपनी जगह याद रहती थी। इसका मतलब है कि उनमें मेमोरी और एनवायरमेंटल अवेयरनेस थी। इतना ही नहीं, उनके ग्रुप्स में काम का बंटवारा भी होता था, जिसमें मादा अपने अंडों की देखभाल करती थी, मेल्स नेस्ट की रक्षा करते थे और जुवेलियन डायनासोर्स भोजन ढूंढने जाते थे। ये एक कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम था, कुछ हद तक आज के कुछ सोशल एनिमल जैसा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, यानी एनिमल्स की सामाजिक और पारिवारिक लाइफ का हिस्सा, ये कोई सिविलाइजेशन नहीं है।
अगर ट्रूडॉन की बात करें, जो एक छोटा पक्षी जैसा डायनासोर था, तो ट्रूडॉन का दिमाग बाकी डायनासोर्स की तुलना में अपने आकार के हिसाब से सबसे बड़ा था। उसके पास बाइनोकुलर विजन थी, मतलब वो अपनी दोनों आंखों से डेप्थ में देख सकता था, और उसके हाथों में ग्रास्पिंग एबिलिटी थी जिससे वो चीजें पकड़ सकता था। इससे साइंटिस्ट को लगता है कि ट्रूडॉन शायद समूह में शिकार करने जैसे कॉम्प्लेक्स काम कर सकता था, और इसे ही ध्यान में रखकर डेल रसल, जो एक पैलियोंटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने सोचा कि अगर 66 मिलियन साल पहले वो बड़ा एस्ट्रॉयड धरती से नहीं टकराया होता, तो क्या ट्रूडॉन और इवॉल्व होकर इंसानों जैसा इंटेलिजेंट क्रीचर बन सकता था। हालांकि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन था। ट्रूडॉन या किसी भी डायनासोर के बारे में कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये पता चल सके कि उन्होंने टूल्स बनाए, आग का इस्तेमाल किया या कोई एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित की। यानी डायनासोर की सिविलाइजेशन का थॉट एक मजेदार इमेजिनेशन है सिर्फ, इसका कोई ठोस या साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो दोस्तों, सिल्यूरियन हाइपोथेसिस ये क्लेम नहीं करता कि एंशिएंट एडवांस सिविलाइजेशन डेफिनेटली एग्जिस्ट करती थी। असल में ये सिर्फ एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन उठाती है कि अगर कभी कोई ऐसी सिविलाइजेशन रही होती तो क्या हम उसे पहचान सकते हैं? क्या उसके ट्रेसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद भी अर्थ की रॉक्स में बचे रहते? ये आइडिया सजेस्ट करता है कि हमें साइंटिफिक मेथड्स के जरिए इसे और एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे केमिकल फिंगरप्रिंट्स खोजना, आइसोटोपिक एनोमलीज देखना, रेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को एनालाइज करना और एंशिएंट क्लाइमेट इवेंट्स जैसे पीई टीम को स्टडी करना। ये हाइपोथेसिस कहती हैं थोड़ी इमेजिनेशन लगाओ, लेकिन साथ में साइंटिफिक स्पेक्टिसिज्म भी रखो। सोचो, सवाल करो और फिर रिसर्च करो। कुड इट बी पॉसिबल? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मिलियंस ऑफ ईयर पहले कोई ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन धरती पर थी? क्या वे भी सिटीज बनाते थे, वॉर्स लड़ते थे और फॉसिल फ्यूल्स जला के अर्थ को गर्म कर देते थे जैसे हम कर रहे हैं? या फिर ये सब हमारी सोच है और अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री में हमेशा के लिए लॉस्ट हो चुका है? दोस्तों, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।